जब से बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना में फूट पड़ी है, तब से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा है। जहां पहले सरकार हिली है तो वहीं शिवसेना भी टूट गई है। इस बगावत और सत्ता परिवर्तन को भले ही काफी समय बीत गया हो, लेकिन अयोग्यता का मामला अब भी चल रहा है, जिस पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। बागी शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को लेकर उन्होंने कहा कि ये पता लगाने की जरूरत है कि किस घटनाक्रम को असंवैधानिक माना जाए। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को सख्त निर्देश दिए थे। बीते दिनों हुई सुनवाई में कोर्ट ने वक्त रहते हुए जांच पूरी करने की बात भी कही थी। शीर्ष अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि कार्यवाही आडंबर नहीं हो सकती, कोर्ट के आदेशों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पीकर नार्वेकर का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से याचिकाओं पर फैसला लेने की समय सीमा के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा था। वहीं इस फटकार के बीच अब विधानसभा के अध्यक्ष ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए नार्वेकर ने कहा कि विधानसभा स्पीकर का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। जल्द ही हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस घटनाक्रम को अवैध या असंवैधानिक कहा जाए, तभी किसी तरह की कार्यवाही की जा सकती है। अब स्पीकर ने तो चौंकाने वाला बयान दे दिया, लेकिन इस बवाल के बीच देखना होगा कि बागियों का क्या होता है। उद्धव ठाकरे की याचिका पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया कि एकनाथ शिंदे की अयोग्यता के मामले को विधानसभा अध्यक्ष लगातार खींचते जा रहे हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द फैसला लेने का दबाव बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही साफ कर चुका है कि विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर को ही फैसला लेना चाहिए, लेकिन इसमें हो रही देरी पर कोर्ट नाराज दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान भी महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को लेकर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि कोई विधानसभा स्पीकर को समझाए कि वो हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्रवाई महज दिखावा नहीं हो सकती। और अब तो ये साफ कर दिया है कि विधानसभा स्पीकर विधायकों की अयोग्यता के मामले में समय सीमा तय करे, यानी कब तक इस पर फैसला देंगे ये बताएं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि टाइम शेड्यूल से हम संतुष्ट नहीं हैं। सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया है कि वो दशहरे की छुट्टियों में व्यक्तिगत रूप से स्पीकर से बात करेंगे और रास्ता निकालेंगे। अब मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इससे पहले राहुल नार्वेकर ने 21 सितंबर को कहा था कि मैं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने में देर नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं करूंगा। जल्दबाजी करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। मैं जो भी फैसला लूंगा संवैधानिक होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो 30 अक्टूबर तक ही इंतजार करेंगे और अगर जरूरत हुई तो बड़ा फैसला भी कर देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अभी तक किसी ने भी ठाणे और कल्याण सीट की मांग नहीं की है। ये दोनों सीटें किसके खाते में जाएंगी ये अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा केंद्रीय समिति तय करेगी कि ये सीटें किसके पास जाएंगी। बावनकुले के बयान के बाद शिंदे गुट में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है और कल्याण से उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 में से 45 सीटें जीतने की योजना बनाई है। इसे बीजेपी का मिशन 45 भी कहा जा रहा है। मिशन 45 सफल करने के लिए बीजेपी अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में न सिर्फ अपने केंद्रीय मंत्रियों को भेज रही है, बल्कि उसने कई तरह के राजनीतिक हथकंडे भी अपनाने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अब जब अजित पवार का गुट महागठबंधन में शामिल हो गया है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि शिंदे गुट को दबाना आसान होगा। कल्याण की सीट पर बीजेपी की नजर है। शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच इस सीट को लेकर हमेशा से तनाव रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 2-3 बार कल्याण में डेरा डाल चुके हैं। मुख्यमंत्री शिंदे और सांसद शिंदे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद विवाद थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन श्रीकांत शिंदे ने पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया कि कल्याण की सीट शिवसेना को मिलेगी और वही यहां से सांसद होंगे। अब बावनकुले के ताजा बयान के बाद शिंदे गुट की बेचैनी बढ़ गई है। अब चर्चा ये भी है कि बीजेपी कल्याण के बदले शिंदे गुट से ठाणे की सीट ले सकती है। इस बीच शिंदे गुट ने 22 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिवसेना मंत्रियों की एक बैठक हुई। शिवसेना में टूट से पहले जिन सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, उन पर शिंदे सेना अपना दावा नहीं छोड़ेगी। बता दें कि शिवसेना में बगावत के बाद 18 में से 13 सांसद शिंदे के साथ हैं। खबर है कि बीजेपी सिर्फ यही 13 सीट शिंदे गुट को देना चाहती है,
क्योंकि उसे अजीत पवार गुट को भी कुछ सीटें देनी होंगी। अंधेरी पश्चिम विधानसभा की विधायक डॉक्टर भारती लवेकर ने एक संस्था की शिकायत पर वर्षावा के चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल के ऊपर मुद्दा उठाया और मुंबई महानगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखकर स्कूल के ऊपर एक्शन लेने की बात कही। इस विषय पर CTS नंबर 1121 ए, CTS क्रमांक 1035 और 163 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें मलाड में चल रहे विधि विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन आपको बता दें कि 56,800 अधिक अनधिकृत निर्माण मुंबई में हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 480 अनधिकृत निर्माण अंधेरी पश्चिम में है। जब इस विषय पर हमारे संवाददाता OP तिवारी ने उनसे बात की तो मैडम लवेकर ने क्या कहा, आइए देख। अचानक वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पास कंप्लेंट आई। कंप्लेंट आने के बाद मैंने देखा कि क्या हुआ है, तो उसमें मुझे ऐसा दिखाई दिया कि चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर के को 3 प्लॉट जो लीज पे दिए गए हैं, ₹1 नाममात्र शुल्क से लीज के ऊपर भाड़े पे, और उनको कुछ टर्म्स और कंडीशन उन्होंने दिए। उस टर्म्स और कंडीशन में जो लिखा गया है उसके तहत अगर देखा जाए तो उसमें वायलेशन हुआ दिखाई देता है। मतलब जो RTI से पेपर्स मेरे पास आए उसके तहत मैं आपको बात कर रही हूँ। तो उसमें ऐसा दिखाई दिया कि उनको 30% गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है कि वहाँ पे उन्होंने दूसरे संस्था को देना नहीं चाहिए, जो कि उन्होंने आर्चिड और फेरीलैंड स्कूल को दे दिया है भाड़े पे। तीसरी बात है कि उनको माध्यमिक स्कूल तक पढ़ाने की इजाजत है, उन्होंने कॉलेज तक सब जगह खोल दिए हैं, 5वीं तक है। और चौथी बात यह है कि विदाउट OC स्कूल रन हो रहा है। अगर समझो कल कुछ हादसा हो जाता है फायर वगैरह का, तो कौन जिम्मेदार रहेगा? और मेरी भी वर्सोवा विधानसभा का इशू था, इसलिए अगर ऐसे इशू पूरे मुंबई में कहीं पर भी होगा तो मैं जरूर इसके ऊपर आवाज उठाऊंगी, क्योंकि क्या है कि बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलना गरीब बच्चों को, और उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये सारे जो कंप्लेंट आया वो फॉरवर्ड किया है। जो कंप्लेंट कि 1121B इसके ऊपर सामाजिक संस्था ने कोई हाथ नहीं डाला, उसका कोई RTI नहीं निकाला। कौन सी संस्था? जिस संस्था ने आपको कंप्लेंट किया है, पास जो कंप्लेंट आई हाँ, उसके तहत मैंने फॉरवर्ड किए हैं। हाँ, ध्यान में रखिए। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। वो मुझे दिखाई दिया। हाँ, नहीं ठीक है, जो भी है मैंने फॉरवर्ड किया है। मैंने दूसरा कुछ निकालने की कोशिश नहीं की, मुझे जो आया मैंने फॉरवर्ड किया। वही मैं बोला, आपने हाँ, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। फिर भी आपके ऊपर इल्जाम उठा के मैडम स्कूल बंद करा रही हैं, मैडम ऐसा बंद कर नहीं रही हूँ, ऐसा लोगों का कहना चालू रहेगी। और स्कूल बंद करने की मांग भी मैंने नहीं की है। समझ गए ना? वो सब जो पेरेंट्स हैं, हाँ, उनको गुमराह किया जा रहा है। अच्छा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी सारे पेरेंट्स को कि स्कूल कभी बंद नहीं हो। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फोकस हिंदुस्तान के साथ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। OP तिवारी की रिपोर्ट फोकस हिंदुस्तान के लिए। फेस नहीं आ रहा, फेस दिखा देता हूं। इसको अच्छी तरह देखिए। ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही है।
16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को जोरदार जवाब देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में अत्यंत भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने सांप्रदायिक घटना को लेकर अपनी चुनावी सभा में सीधे कहा, भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू की भेंट चढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू की जान लेने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। अमित शाह का यह बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे गठबंधन में कोई कठिनाई नहीं है, परेशानी तो उन्हें होने वाली है जो कूद कूद कर बीजेपी के साथ गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि सारी बातें पहले तय हो जाएंगी। एक बात समझ लीजिए कि सीट बंटवारे पर बिहार में कोई कठिनाई नहीं है। 2015 के विधानसभा चुनावों में सीटों का बंटवारा बड़े आराम से हो गया था। जब ज्यादा सीटें थी तब आसानी से कर दिया गया। लोकसभा में तो 40 सीटें ही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में महागठबंधन को मजबूत बताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, बिहार में महागठबंधन का कोई मुकाबला नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह अगर 365 दिन भी बिहार में आकर रहेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ उनका खाता नहीं खुल पाएगा। इसके साथ ही बिहार की जातीय जनगणना पर उठे सवालों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा, जिन्हें लगता है कि डेटा गलत है वो देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। बिहार में सही तथ्यों के साथ जातिगत जनगणना हुई है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाजा के एक अस्पताल में हमले में 500 लोगों की मौत और आरोप प्रत्यारोपों का दौर। हमास से जारी जंग में इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और राफा में भीषण बमबारी की। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इजराइल ने एक अस्पताल में हमला किया जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इजराइल ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि हमास द्वारा दागे गए मिसाइल से ये हादसा हुआ। इजरायली सेना ने कहा कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह द्वारा विफल रॉकेट टेस्ट के कारण अस्पताल पर हमला हुआ। आईडीएफ का इसमें हाथ नहीं है। इस संगठन को संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक विदेशी आतंकवादी संगठन मानता है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने इजराइल के रक्षा बलों का जिक्र करते हुए कहा, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए गाजा में बर्बर आतंकवादियों ने अस्पताल पर हमला किया है, न कि आईडीएफ ने। जिन्होंने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की है, वे अपने बच्चों की भी हत्या कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल पर हुए इस हमले की पूरी दुनिया निंदा कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हमले से काफी नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अपनी जॉर्डन की यात्रा भी रद्द कर दी है और अपने सुरक्षा सलाहकारों से इस मामले पर ज्यादा विवरण इकट्ठा करने को कहा है। बताया जा रहा है कि बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि गाजा पट्टी पर एक अस्पताल पर हुआ हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है उसे इसका जवाब देना होगा। दुनिया भर से ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने गाजा पट्टी के अस्पताल पर हवाई हमले की कड़ी निंदा की। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने सैकड़ों निहत्थे लोगों को मार डाला और घायल कर दिया। हालांकि इस हमले का असली गुनहगार कौन है, ये तो वक्त ही बताएगा।